अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपना लेक्चर जो आज शुरू करना है दैट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर्स और जिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम या नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क, जिसको हम RBF नेटवर्क के तौर पे ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा रेडियल बेसिस फंक्शन हम लोगों ने समझा था लास्ट लेक्चर में, और फिर उसकी एक एप्लीकेशन पढ़नी शुरू की थी दैट इज़ एन इक्वलाइज़र विच इज़ बेस्ड ऑन RBF नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने किया यूँ था कि जो सिंबल बाय सिंबल इक्वलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग बेसिकली कैरी आउट करेंगे, और उसको हमने डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि अगर हमारे पास FIR चैनल हो और लिमिटेड नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हो अगर हमारे पास चैनल में, और इससे पास आउट हो अगर हमारा इनकमिंग सिग्नल या ट्रांसमिटेड सिग्नल, तो ऑब्ज़र्व हम करें एक n लेंथ वेक्टर, ठीक है, यानी कि जो हमारे चैनल का आउटपुट है या जो रिसीव्ड सिग्नल है, और इसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि के सैम्पलिंग इंस्टेंट्स पहले क्या सिंबल ट्रांसमिट हुआ था और उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दिस इज़ इक्वलाइजेशन प्रॉब्लम, और इसकी बेसिस के ऊपर हम यूँ करेंगे कि एक डिसीजन फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि जिसकी इनपुट पे एक हमारा n लेंथ वेक्टर होगा, और वो जो डिसीजन फंक्शन एक आउटपुट जो जनरेट करेगा विच वुड बी फंक्शन ऑफ दिस वेक्टर, उस आउटपुट की बाद एक तरह से मैक्सिमम लाइक्लीहुड के थ्रू, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द अल्फ़ाबेट ऑफ द ट्रांसमिटेड कॉन्स्टलेशन बेसिकली डिसाइड होगा कि या एस्टिमेट किया जाएगा कि ट्रांसमिटेड सिंबल क्या था। अगर हमारे पास ट्रांसमिटेड सिंबल्स बाइनरी हो तो फिर एक स्लाइसर में एक सिंपल साइन फंक्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर बाइनरी डेटा ट्रांसमिट ना किया जाए, मल्टी लेवल डेटा ट्रांसमिट किया जाए, तो उसके बाद तो स्लाइसर ने बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ऑपरेशन कैरी आउट करके इनकमिंग सिग्नल को मैच करने की कोशिश करता है कि कौन सा सिंबल कौन सा सिंबल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसमिट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो काम हो गया इक्वलाइज़र का, जिसमें एक चीज़ जो है वो डिसीजन फंक्शन है, और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ स्लाइसर, ठीक है। अच्छा, उसकी बेसिस पे फिर हम लोगों ने जो एक प्रॉब्लम या एग्जांपल करने की कोशिश की थी वो ये थी कि आसानी के ट्रांसमिटेड डेटा को बाइनरी डेटा अज्यूम किया था, जिसमें दो तरह के पॉसिबल सिंबल्स ट्रांसमिट हो सकेंगे, -1 और 1। उसके बाद चैनल के भी कोफिशिएंट्स 2 अज्यूम किए थे। जो एग्जांपल में हम लोगों ने जो कोफिशिएंट्स दिए हैं दैट वर 1 एंड 0.5, और उसकी बेसिस पे ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। और हमारे पास अगर हम 2 एलिमेंट्स आउटपुट में ले रहे हैं, तो कुछ इस तरह की हमारे पास चैनल आउटपुट बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। और मैंने आपसे ज़िक्र ही किया था कि आपने अगर ये वाली मैट्रिक्स डेवलप करनी हो एन टैप चैनल कोफिशिएंट्स के लिए, और अगर हमारे पास आउटपुट में m एलिमेंट्स हों, तो क्या ख्याल है आपका कि जो आउटपुट आपके पास डेवलप होगी आउटपुट इक्वेशन, उसमें साइज़ क्या होगा? आपके पास एटलीस्ट इस मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये जो आपके पास ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेंगे ना, उसमें बेसिकली आपके पास कैपिटल M रोज़ होंगी, ठीक है, और इसके जो कॉलम्स होंगे ना हमारे पास, दैट वुड बी m+n-1, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक फिगर आउट नहीं किया तो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। इसका जो साइज़ होगा इस सूरत हाल में दैट वुड बी m मल्टीप्लाइड बाय m+n-1, ठीक है। अच्छा जी, तो इस एग्ज़ाम्पल को ही फिर हम लोगों ने आगे चलाते हुए
ये देखा था कि जो हमारे पास ट्रांसमिटेड सिंबल्स हैं, मतलब इस सिचुएशन में वो वी रिक्वायर 3 सिंबल्स, और 3 सिंबल्स के लिहाज से हमारे पास 2⁻³ यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। और उन 8 पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट की भी फिर 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और ये हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स ऑपरेशन से बेसिकली ये वैल्यूज कंप्यूट किए हैं माइनस द नॉइज़, ठीक है। नॉइज़ अगर हम हटा दें या फिलहाल ज़ीरो अज्यूम करें तो आउटपुट को हम वाई डैश या कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो ये जो है ना, मतलब मैट्रिक्स एच मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एक्स, इस ये कैरी आउट करें ऑपरेशन तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं। और फर्दर हम लोगों ने फिर इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्वेशन प्लेन में प्लॉट किया था, और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आई थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू -1, ठीक है, तो उन सारे y की वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया था। एंड इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला जो चार वैल्यूज़ हैं, तो इन चार वैल्यूज़ के जो कॉरस्पॉन्डिंग चार आउटपुट वेक्टर्स जो बनते हैं, उसको हम लोगों ने सर्कल से शो किया था। वी वांट टू डिफरेंशिएट दीज टू सेट्स। और अगर हम नॉइज़ की भी एडिशन कर लें, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दीज पिन पॉइंट्स, ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंस ऑफ नॉइज़ या एसएनआर। कम एसएनआर होगी तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं, ज़्यादा बेहतर एसएनआर की सूरत की तरह करीब करीब होंगे इस पॉइंट के। अच्छा, और अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो, डिसीजन फंक्शन के तौर पे अगर हम एक लीनियर फंक्शन यूज़ करें, तो हमारे पास जो डिसीजन बाउंड्री बनती है वो एक लीनियर फंक्शन बनती है। ये डिसीजन बाउंड्री जो है, इसमें सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो जो लीनियर फंक्शन है दैट वुड गिव ज़ीरो रिज़ल्ट, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है हमारे पास, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि स्लाइसर ये अज्यूम करेगा कि +1 ट्रांसमिट हुआ है। और अगर दैट फंक्शन गिव्स नेगेटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू हमें पास मिलती है, तो स्लाइसर फंक्शन वुड अज्यूम कि -1 ट्रांसमिट हुआ है। अच्छा जी। फिर हमने देखा कि जो लीनियर फंक्शन है इसमें एक मसला ये है कि सम ऑफ द पॉइंट्स, रिसीव पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू डिसीजन बाउंड्री। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो बॉक्स्ड पॉइंट है ये इस डिसीजन बाउंड्री के बहुत करीब है, ठीक है। इस तरह से बेस्ड अपॉन द एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट बहुत करीब होगा इसके, और ज़्यादा नॉइज़ होने की सूरत में, एडिटिव नॉइज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की सूरत में बेसिकली जो स्लाइसर तो ज़ाहिर सी बात है कि डिसीजन फंक्शन के बेस के ऊपर डिसीजन लेता है। इक्वलाइजर कैन गिव बेसिकली इनकरेक्ट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको क्लोजली देखें तो द स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि चॉइस ऑफ अ लीनियर फंक्शन एज द डिसीजन फंक्शन इज़ नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। हमें थोड़ा सा प्रॉब्ली कोई बेहतर फंक्शन या कोई और फंक्शन हमें लेना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये तो हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है ना वो लीनियर फंक्शन का वो हमारे सामने आया। अभी हमें एक और मसले को देखने के लिए हम लोगों ने एक और ये काम किया था कि एक और चैनल एज्यूम किया था, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट्स जो थे वो लाइक दिस, ठीक है। और इन कोफिशिएंट्स की एजम्पशन से जो हमारे पास 8 पॉसिबल ट्रांसमिटेड सिंबल्स हैं या वेक्टर्स हैं, उनकी ट्रांसमिशन से जो नॉइज़लेस रिसीव्ड वेक्टर्स हैं, आउटपुट चैनल आउटपुट वेक्टर्स हैं, वो हमारे पास ये बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि इन रिसीव्ड वेक्टर्स को ऑब्जर्वेशन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। और फिर वहाँ से आगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर फंक्शन को यूज़ करने का
दूसरा मसला क्या हो सकता है? अच्छा जी। अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स होते तो फोर्स वो भी फिर ऑर्थोगोनल होते जाएँगे जैसे-जैसे डायमेंशंस ऐड होती जाएँगी। 2 डायमेंशनल फोर्स इट इज़ the easiest possible way of visualizing the received vector. अच्छा जी, अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूँ और अगेन मैं जो एक्स ऑफ एन जहाँ पे -1 है वहाँ पे मैं स्टैटिक प्लॉट करूँगी और जहाँ पर एक्स ऑफ एन +1 है वहाँ पर सर्कल। तो मेरे पास ये मार्किंग हम कर लें ताकि अच्छा जी, ये 4 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्स ऑफ एन वाज़ -1। And these 4 points are the ones where x of n is equal to 1। ठीक है। अच्छा जी। और अगर मैं नॉइज़ी क्लस्टर्स शो करना चाहूँ नॉइज़ी रिसीव वेक्टर शो करना चाहूँ तो वी नो कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ सिंगल पॉइंट ये कुछ मेरे पास ऐसे क्लस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन प्लेन को देखें ना तो वी कैन सी कि देयर कैन बी नो लीनियर फंक्शन जो इन दो तरह के सेट्स को या इन दो तरह के पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, हम किसी भी तरह का कोई भी लीनियर फंक्शन यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते जो कि स्टेरिक या स्टेरिक एंड सर्कल्स इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर सके। ठीक है, यानी कि एक तरफ स्टेरिक्स हो और एक तरफ सर्कल्स हो। तो ये बेसिकली लीनियर फंक्शंस की दूसरी तरह की शॉर्टकमिंग्स हैं क्योंकि अब हम लोगों ने ट्रांसमिटेड वेक्टर को तो चेंज नहीं किया लेकिन चैनल अंडरलाइन चैनल चेंज हो गया विच कैन चेंज एट एनी टाइम। और बेसिकली चैनल के चेंज होने की वजह से ही तो इक्वलाइजर्स ऑन द फर्स्ट प्लेस यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब चैनल की क्या जो कंटिन्यूअल चेंज है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली कि वो चेंज हो सकता है इसकी वजह से तो इक्वलाइजर्स यूज़ होते हैं। तो अगर हम इक्वलाइजर्स में इस्तेमाल कर लें लीनियर फंक्शंस एज डिसीजन फंक्शंस तो वो तो हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसको देखकर नज़र भी आ रहा है। तो अब हम करेंगे यूँ कि इस मसले के हल के लिए इंस्टेड ऑफ लीनियर फंक्शन हम बेजियन अप्रोच यूज़ करेंगे या बेसियन डिसीजन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ linear function we are going to use Bayesian decision function। ठीक है, और बेसिकली जो Bayesian अप्रोच है ओवरऑल इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ
probability before making a decision. जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसको डिस्टिंग्विश करती है किसी भी और अप्रोच से, या फिर इसको वो पावर देती है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जर्विंग y of n, ठीक है, एंड टेकिंग डिसीजन इन फेवर ऑफ प्लस वन, यानी कि हम डिसाइड ही करें एक्स ऑफ एन वाई, सॉरी वाई ऑफ एन को देकर हम ये डिसाइड करें कि प्लस वन ट्रांसमिट हुआ था इफ the probability observing y of n and taking decision in favor of y plus 1 if the probability that this plus 1 is caused by x of n minus k equal to plus 1 is greater than the probability that this plus 1, या ये जो भी हमें y of n मिला है, this is caused by x of n माइनस के इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, मतलब एक रिसीव्ड वेक्टर को देखकर डिसीजन लेने से पहले हमने साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो मतलब एक तो हमारे पास अब दो चीज़ें हो गई जिसको हम लोगों ने कंसिडर करना है, एक तो y ऑफ n यानी कि ऑब्जर्वेशन हमारी, और दूसरा ये कि x ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू प्लस वन, या x ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू माइनस वन, इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सच दैट कि ये वाला y ऑफ n अकर हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसियन अप्रोच है। और अगर हम बात करें अब इस सूरत हाल में डिसीजन बाउंड्री की, कि अब डिसीजन बाउंड्री किस तरह की बनेगी, अगर हम एक बेसियन डिसीजन फंक्शन चूज़ करें तो बेसिक द डिसीजन बाउंड्री इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन of this conditional probability equation। ठीक है, जो हमारे पास डिसीजन बाउंड्री बेसिकली अब बनेगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन प्लेन में, वो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को सॉल्व करके बनेगी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई such that x of n minus k is equal to 1 given observing y of, अच्छा y of k नहीं, यहाँ पे y of ठीक है, और ये डिसीजन बाउंड्री इसके ऊपर बन गई, और हमारे पास इसकी बेसिस के ऊपर जो बेसियन डिसीजन फंक्शन होगा
वो कुछ डेवलप होगा इस तरह से। मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में बी लिख रही हूँ, तो टू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लीनियर डिसीजन फंक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वेक्टर के साथ साथ हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखनी है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हमारा जो डिसीजन फंक्शन है वो कैरी आउट होगा। अच्छा जी, अगर हम इस डिसीजन फंक्शन को सॉल्व करें तो बेसिकली अब हमारे पास दो सिचुएशन थी, या दो हम लोगों ने एग्जांपल्स कंसिडर की थी। ठीक है, पहली तो ये एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने जिसमें टू सेट्स में लीनियर फंक्शन इनको टू सेट्स में डिवाइड तो सक्सेसफुली कर लेता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी कंसिडर की थी। अच्छा, अगर हम एक इसको बेसिक डिसीजन फंक्शन के साथ स्प्लिट करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन जो है ना वो बनेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन सा फंक्शन मैंने बनाया ग्रीन कलर का मार्कर यूज़ करके, अगर हम बेसियन डिसीजन फंक्शन को अज्यूम करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की बाउंड्री बनती है। ठीक है, अब इस तरह की बाउंड्री अगर बने तो हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस इस बाउंड्री से बनता है वो इज़ लेसर देन द डिस्टेंस दिस क्लस्टर इज़ हैविंग with Bayesian decision function। ठीक है, द बाउंड्री जनरेटेड बाय Bayesian decision function। अच्छा, और जो हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फंक्शन था ये वाला, ठीक है, उसमें तो लीनियर फंक्शन बिल्कुल ही फेल हो गया था क्योंकि इट वाज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग it was not capable of making a decision boundary such that it could split these two sets। ठीक है, अच्छा, जो मेरे पास इसकी बाउंड्री अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे इसकी शक्ल उसको थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये यहाँ की बजाय और ये थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्राइंग, ये थोड़ा सा ना सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी शक्ल बनेगी। तो यहाँ पे इसने बहुत सक्सेसफुली एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री बनाई है, ठीक है, जिसमें जो दोनों सेट्स हैं वो ऑफ कोर्स एक नॉन लीनियर फंक्शन के के थ्रू दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने जब ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की थी y डैश इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो इसने तो बेसिकली हमें नॉइज फ्री मेजरमेंट दी थी एंड वी गॉट द 8 पॉसिबल
आउटपुट्स, या फिर अगर हमारे पास, क्योंकि नॉइज़ तो होगी, तो जो हमारे पास जो क्लस्टर्स होंगे, जो 8 पॉसिबल क्लस्टर्स होंगे, उनके जो मीन्स हैं या उनके जो सेंटर्स हैं, उस वो हमें इसी क्वेश्चन से मिले थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वाई की, जो कि हमारे पास एक्चुअल रिसीव्ड वेक्टर है या फिर ऑब्जर्व्ड वेक्टर है, ठीक है, ये इटसेल्फ एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। इट वुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम वन ऑफ दीज क्लस्टर्स, ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑब्वियस कि इसकी वजह क्या है। नॉइज़ की एब्सेंस में ये इन इन 8 पॉइंट्स में से कुछ होगा, लेकिन नॉइज़ की प्रेजेंस में ये जो सारे क्लस्टर्स बनते हैं, इसमें से कोई एक पॉइंट हमें ऑब्जर्व फैक्टर के तौर पे नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक तो हमारे पास ये बात जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट हो गई। हम थोड़ी सी ना एक तो इस टॉपिक के एंड की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि इसको अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिलेट करना है इस इक्वलाइज़र की जो इस इक्वलाइज़र का बेसिकली हम डिसीजन फंक्शन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद हमने उसको रिलेट करना है आरबीएफ से, तो थोड़े से हम यहाँ पे ग्राउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे वाई डैश और वाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास नॉइज़ फ्री मीन्स हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, नॉइज़ फ्री मीन्स यानी कि वाई डैश कैन themselves be divided into टू ग्रुप्स। अच्छा जी, वो ग्रुप्स कौन से हैं? एक ग्रुप को हम नाम दे देते हैं एस प्लस का, जिसमें वो सारे के सारे आउटपुट वेक्टर्स हम इकट्ठे करेंगे, जिसमें जो कि हम लोगों ने ऑब्टेन किए अगर हम लोगों ने एक्स ऑफ एन को अगर हम +1 अज्यूम करें तो, ठीक है। अच्छा, अब एक बेहतर वे होता है, क्योंकि ये जो डैश है ना, ये यूजुअली डेरिवेटिव के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो एक बेहतर वे होता अगर हम इस डैश की बजाय कोई इस तरह की बार इस्तेमाल कर लेते तो। लेकिन हम चूँकि अब डैश 2-3 जगह इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वी विल कैरी आउट विद दिस थिंग। ठीक है, वो तो आउटपुट की वो सारी वैल्यूज़ नॉइज़लेस आउटपुट्स जो हैं वो पॉसिबल, वो एस प्लस में हम लोगों ने रखी, और इसी तरह एस माइनस एक वो सेट, उस सेट का नाम है जिसमें वो सारी की सारी आउटपुट्स हैं जिनके लिए एक्स ऑफ एन माइनस के वॉज -1, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो आउटपुट वेक्टर हम देख रहे हैं, अगर उसमें या मतलब आउटपुट वेक्टर की अगर हम बात करें, या फिर हम इस इक्वलाइज़र को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस नॉन लीनियर फंक्शन की अगर हमारे पास आर आउटपुट्स हों, वो आर आउटपुट्स ऑफ कोर्स हमें जो मिलेंगी वो आउटपुट वेक्टर की ऑब्जर्वेशन से ही मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब आर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेक्टर में, तो हमारे पास जो डिसीजन फंक्शन बनेगा, बी इन द सबस्क्रिप्ट शोज बेसियन डिसीजन अप्रोच या बेसियन डिसीजन फंक्शन। ith component, noiseless component, belongs to S plus
अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पास 2 पॉसिबल सिंबल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये जो जिनमें से एक 1 है और एक -1 है, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये यहाँ पास 2 टर्म्स आई हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अच्छा, मतलब यहाँ पर एक जगह +1 है और एक जगह -1 है। दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो जो हमारे पास मीन्स हैं, वो डिस्क्राइब हो रहे हैं इस वेरिएबल से, ठीक है? जो हम लोगों ने पहले इसको देखा भी था, ठीक है? जो सेंटर्स हैं या क्लस्टर्स के जो मीन्स हैं, वो डिस्क्राइब हो रहे हैं इस वेरिएबल से, और yn यानी कि ऑब्जर्व वेक्टर इटसेल्फ इट इज़ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गॉसियन है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और चूँकि इसमें r एलिमेंट्स हैं, तो उसकी जो ओवरऑल इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है? अच्छा, अब ये जो टर्म है ना इसकी डिनोमिनेटर में, ये चूँकि दोनों में एक तो सेम है, तो ये इट्स मोर लाइक अ स्केलिंग फैक्टर, और चूँकि हमारे पास इस डिसीजन फंक्शन के बाद जो इवेंचुअली स्लाइसर लगेगा, वो तो एक साइन फंक्शन ही होगा, क्योंकि बाइनरी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस डिनोमिनेटर का होना ना होना बराबर होगा। मेनली हमारा जो ये न्यूमरेटर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिकॉज ऑफ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व वेक्टर विद वाई आई डैश मीन, इसकी जो इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर साइन फंक्शन डिसीजन लेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे तो हमारे पास मतलब स्लाइसर की आउटपुट भी हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़ लिया कि वो क्या आएगी। अच्छा, अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि डिसीजन फंक्शन जो है वो बेसिकली एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाता है, और दोनों सेट्स को इक्वली रीजन में डिवाइड करता है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन के बाद देख सकते हैं कि आर बी एफ यहाँ पर किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है? हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, ये एक आर बी एफ नेटवर्क की इक्वेशन है। तो किसी भी बेजियन इक्वलाइज़र को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आरबीएफ और के थ्रू, और इसमें जो इस डिसीजन फंक्शन के साथ जो +1, या इस डिसीजन फंक्शन के साथ या नॉन लीनियर फंक्शन के साथ जो -1 है, दे कैन बी द कॉरस्पॉन्डिंगली द वेट्स ऑफ द आउटपुट लेयर, ठीक है? और फिर इनको कंबाइन करके हम एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास एक आरबीएफ नेटवर्क ही इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसको हमने इस्तेमाल करके एक बेसियन इक्वलाइज़र बनाया है। अच्छा, अब जो अगली बात इसकी आती है ना, वो ये है कि यहाँ पर एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो ये है कि हम लोगों ने वेट्स को +1 और -1 ले लिया, लेकिन इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है? कुछ हम वेट्स को कुछ और भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो एक आरबीएफ नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें कुछ सिर्फ वेट्स की ट्रेनिंग हम नहीं करते, हम सेंटर्स के लिए भी ट्रेन करते हैं। या आरबीएफ नेटवर्क को सेंटर्स डिटरमिन करने के लिए भी ट्रेन किया जाता है, बिकॉज नॉइजलेस मेजरमेंट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वेट्स हैं और सेंटर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग आरबीएफ नेटवर्क करता किस तरह से है। अच्छा, उसमें जो हमारे पास देखने वाली सूरत हाल है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें हैं, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, वो हैं क्या, वो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने, अच्छा, ये जो ट्रेनिंग ऑफ इक्वलाइजर्स है, ये स्पेसिफिकली हम आरबीएफ के रेफरेंस से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम सुपरवाइज्ड इक्वलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? सुपरवाइज्ड इक्वलाइजर्स का मतलब ये है कि हमारे पास किसी तरीके से ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल होता है, मतलब ट्रेनिंग डेटा की जो कॉपी ट्रांसमिट की जाती है, उसी का एक रेप्लिका हमारे पास रिसीवर साइड पे अवेलेबल होता है, ठीक है? और ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल को कंपेयर करके हम वेट्स की कंप्यूटेशन करते हैं। अब होता यूँ है कि यूजुअली ये इंटरलीव्ड होता है, डेटा फिर ट्रेनिंग डेटा, फिर डेटा फिर ट्रेनिंग डेटा, ये ठीक है, इंटरलीव्ड होता है, और बर्स्ट्स ऑफ डेटा के बाद हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जो है उसकी ट्रांसमिशन की जाती है। अच्छा, अब हम अज्यूम ये करते हैं कि जिस वक़्त तो ट्रेनिंग डेटा की रिसेप्शन हो रही है,
ठीक है। तो फिर हमारे पास जो वेट्स ऑफ द इक्वलाइज़र हैं दे कैन बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हमारे पास अब डेटा की ट्रांसमिशन है, तो उस वक़्त जो इक्वलाइज़र है ना, वो जिस मोड में काम करता है उसको इक्वलाइज़र वर्क्स इन अ मोड जिसको हम कहते हैं डिसीजन डायरेक्टेड मोड। तो हम ये अज्यूम करते हैं बेसिकली कि ट्रेनिंग डेटा के रिसेप्शन के दौरान उसने वेट को अपडेट कर करके इतना फाइन कर लिया था कि उस वक़्त जो ऑब्टेन्ड एमएसई मतलब मीन स्क्वायर एरर की अगर हम बात करें तो वो इट अचीव्ड इट्स लोअर पॉसिबल वैल्यू। तो अब ट्रेनिंग डेटा के बाद जब डेटा की रिसेप्शन बेसिकली शुरू हुई, तो अब चूँकि हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि जो आउटपुट है वो इट्स परफेक्ट, तो उसकी आउटपुट के बेसिस के ऊपर बेसिकली वेट्स जो है ना उनकी अपडेशन होती है, ठीक है? या उनकी जो अपडेटिंग होती है वो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट ऑफ इक्वलाइज़र। उस वक़्त इक्वलाइज़र जो है वो डिसीजन डायरेक्टेड मोड में काम कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, विद आरबीएफ तो ये जो ट्रेनिंग है ना इटसेल्फ उसकी उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम मतलब ये तो एक जनरल इक्वलाइज़र की बात होगी ना जो कि हम लोगों ने अभी देखा है, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग की बात करें आरबीएफ में, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एस्टिमेट करना होता है मीन्स या फिर सेंटर्स को, ठीक है? और उसके बाद वेट कंप्यूटेशन होती है, ठीक है? और ये जो एस्टिमेशन ऑफ मतलब मीन्स या सेंटर्स हैं, चूँकि ये क्लस्टरिंग के थ्रू होते हैं, तो हमारे पास आगे फर्दर भी कुछ चॉइसेस होती हैं, ठीक है? कि कि एक तो हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि आया हम ये जो मीन्स या क्लस्टर्स मतलब बना सेंटर्स कंप्यूट कर रहे हैं, ये हम ट्रेनिंग डेटा के थ्रू करना चाहेंगे कि या ट्रेनिंग डेटा के बगैर, मतलब ट्रेनिंग डेटा के साथ हम सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग करेंगे और अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग होगी विदाउट ट्रेनिंग डेटा। अगर ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल हो तो सुपरवाइज्ड या ट्रेनिंग डेटा की ऑप्शन अवेलेबल हो तो सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग इज़ यूजुअली बेटर देन अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग बिकॉज इसकी कन्वर्जेंस परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर, रिजल्ट थोड़े बेहतर आते हैं और जल्दी आते हैं, ठीक है? उसके बाद मीनिंग कि एक तो ये चीज़ जो है ना मीन्स और सेंटर्स डिटरमिन करने में, एक तो ये वाली बात है, ठीक है? कि इसमें जो डिसीजन है वो हम किस तरह से लेंगे। अच्छा, दूसरी इसमें जो चीज़ है वो ये है कि एक्सप्लिसिट क्लस्टरिंग या इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग। एक्सप्लिसिट क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि हम जो ऑब्जर्व्ड वेक्टर्स है ना एक्स वाई ऑफ एन, वी गैदर अ लॉट ऑफ दोज वेक्टर्स एंड देन प्रोड्यूस एस्टिमेट्स ऑफ मीन। चूँकि हम काफ़ी सारे डेटा वेक्टर्स गैदर कर लेते हैं बिफोर कंप्यूटेशन, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मीन जो है वो रिलायबल होगा इस सूरत हाल में, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग की। इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लीनियर चैनल है, तो
RLS रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर या फिर LMS के थ्रू चैनल एस्टिमेशन हो सकती है, ठीक है। H(n) एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट की भी इंफॉर्मेशन है तो हम ये वाला जो ऑपरेशन है ना ये कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने लेकिन जो इसमें assumption है वो ये है कि चैनल लीनियर हो। अगर चैनल लीनियर है तो RLS और LMS के थ्रू हम H(n) एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर इस वाली इंफॉर्मेशन से मतलब X की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इस सूरत हाल में, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू फिर हम जो मीन्स डिटरमिन करते हैं नॉइजलेस मीन्स, तो उसको हम इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग कहते हैं। अच्छा, अगर तो चैनल की लेंथ स्मॉलर हो नंबर ऑफ सेंटर से, यू कैन फिगर आउट कि बेसिकली नंबर ऑफ सेंटर्स आर यू इनके डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हमारे पास जो भी वेक्टर बनेगा बायोफेन का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हम बायोफेन के ले रहे हैं और जितनी हमारे पास चैनल की लेंथ है, तो उस लिहाज से इनपुट के कितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हाँ जी, ये चीज़ हमारे पास मतलब अगर ये अगर फिक्स्ड भी है तो हम आउटपुट के जितने कोफिशिएंट्स देना चाहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनपुट की बेसिकली ये जो इनपुट की लेंथ वेक्टर की लेंथ है ये कितनी ज़्यादा होगी। तो उस लिहाज से हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फिर वाई ऑफ एन को बनाएंगे, तो उतने ही हमारे पास सेंटर्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास चैनल की लेंथ स्मॉलर हो नंबर ऑफ सेंटर से, विच इज़ यूजुअली द केस, तो इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग जो है ना इट इज़ बेटर, ठीक है। ये थोड़े से कम टाइम में हो जाती है और रिलायबल रिजल्ट देती है। लेकिन अगर हमारे पास चैनल नॉन लीनियर हो तो फिर इस सूरत हाल में जो है ना एक्सप्लिसिट क्लस्टरिंग दैट इज़ बेटर, क्योंकि इम्प्लिसिट क्लस्टरिंग की शर्त यह है कि चैनल लीनियर हो। अगर नॉन लीनियर चैनल हो तो RLS और LMS जो है वो दे कैन गिव अस इनकरेक्ट रिजल्ट्स, और वो फिर हमें बड़ा मतलब हमारा ओवरऑल जो इक्वलाइज़र है वो एरेनियस किस्म का इक्वलाइज़र बन जाएगा, हमें रिजल्ट्स भी बाइस्ड मिलेंगे, ठीक है। मतलब वो जो एक्चुअल पोजीशंस है मीन्स की उससे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, और आप मतलब अंदाज़ा कर सकते हो कि थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट उसकी जो है वो डिसीजन बाउंड्री के ऊपर फ़र्क डालेगी। तो ये तो हमारे पास बेसिकली मीन्स को डिटरमिन करने का तरीका है। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि या बल्कि हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वेट्स की अपडेशन का हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम सिंपली ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, हाँ जी, इस नॉन लीनियर फंक्शन की जो आउटपुट है उसको हम वेट +1 असाइन कर दें, और इस नॉन लीनियर फंक्शन की जो आउटपुट है और उस लेयर को जो वेट है वो हम -1 असाइन कर दें। एक तो सिंपल पॉसिबल ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम एटलीस्ट 1 और -1 से उनको इनिशियल गेस देकर स्टार्ट करें, और फिर RLS या LMS के थ्रू उनको अपडेट कर दें किसी ऑप्टिमल रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो वेट्स को अपडेट करने का हमारे पास ये तरीका है। तो RBF हमारा जो है ना यहाँ पर उसको हम अब ख़त्म करते हैं। बेसिकली हमने RBF को इस्तेमाल करके देखा कि बेसियन इक्वलाइज़र कैसे हम बना सकते हैं, और उसका बेसियन इक्वलाइज़र का क्या फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक लीनियर डिसीजन फंक्शन इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पॉइंट तक मतलब ये डिसीजन फंक्शन पहुँचने के बाद हम लोगों ने जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि सेंटर्स, ठीक है, क्योंकि सेंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन RBF नेटवर्क। ये आपने पहले भी देखा है, हम लोगों ने स्टार्ट में पिछले लेक्चर में शायद ये देखा था कि ये डिटर्मिन करने की कोशिश करता है नेटवर्क के हमारी जो ओवरऑल नेटवर्क की आउटपुट है हाउ मच इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम दी सेंटर्स। तो सेंटर्स की अपडेशन और जो वेट्स हैं उनको अपडेट करने का तरीक़ाकार क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना RBF का वो ख़त्म होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे अराइज़ होता है जिसका हम जवाब देना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में RBF के प्रोसेस में या उससे पहले भी
जब भी एडाप्टिव फिल्टर्स की बात की है तो हम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर कही है कि जो हमारे पास एरर फंक्शन होता है, इट इज़ यूजुअली obtained as a result of obtained output compared with desired output, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस से हम अपना एरर सिग्नल बनाते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली रिजल्ट के तौर पर किसी कॉस्ट फंक्शन में इस्तेमाल होता है, मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन और समथिंग लाइक दिस। और फिर ये जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है ये फिर मनूवर करता है उस प्रोसेस को जो कि वायोफेन जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल ना हो, इक्वलाइज़र के केस में हम इसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल ना हो तो उस सूरत हाल में हम हम अपने आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिदम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सिचुएशन होती है जहाँ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं होता, जिसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं। कम्युनिकेशन की टर्म्स में जो एक टेक्निक जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ ब्लाइंड। अगर हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सिस्टम से एक आउटपुट निकली है और हम उस सिस्टम को रिवर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जो उसको उस सिस्टम को जो इनपुट दी गई थी उसको डिटर्मिन वो फाइंड आउट करना चाहें, तो उस प्रोसेस को हम ब्लाइंड डिकन्वोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट किसी भी सिस्टम एक्स ऑफ एन को हम जब किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ एन को हम जब किसी सिस्टम में देते हैं तो वी गेट एन आउटपुट वाई ऑफ एन। अब हम डिकन्वोल्यूशन करेंगे सो दैट वी कैन गेट एक्स ऑफ एन। तो अगर हमें एच ऑफ एन की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत हाल में जो हम डिकन्वोल्यूशन करना चाहेंगे दैट वुड बी ब्लाइंड डिकन्वोल्यूशन, ठीक है। और उसी तरह से अगर इस सिस्टम की जगह कोई चैनल इन्वॉल्व है तो उस चैनल को हम डिटर्मिन करना चाह रहे हैं सच दैट कि हम उसका रिवर्स प्रोसेस एट रिसीवर कर सकें, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ब्लाइंड इक्वलाइजेशन। लेकिन ब्लाइंड डिकन्वोल्यूशन और ब्लाइंड इक्वलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर। हम बेसिकली एक सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है या उसकी ड्राइविंग फोर्स ओवर द सिग्नल विच वी वांट टू डिटरमिन है वो चीज़ डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हमारे पास उसके बारे में कुछ स्ट्रेट अवे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत हाल में फिर ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वैलिड प्रोसेस कि हमारे पास कई केसेस में ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम ब्लाइंड इक्वलाइजेशन जो है वो ऑन द फर्स्ट प्लेस कैरी आउट करते कैसे हैं। अच्छा जी, ब्लाइंड इक्वलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग सिग्नल अवेलेबल नहीं होता और इस तरह के सिस्टम्स को हम ब्लाइंड इक्वलाइजेशन हो गई या ब्लाइंड डिकन्वोल्यूशन हो गई। इट इज़ बेसिकली an unsupervised adaptive filter, ठीक है। अच्छा, अब लाइन इक्वलाइजेशन भी जो है ना इट कम्स अंडर नॉन लीनियर एडाप्टिव फिल्टर। उसकी वजह ये है, मैं एक दो पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगी, इसके बाद इसकी हमें वजह भी पता चल जाएगी। अच्छा, अब अगर हमें ब्लाइंड इक्वलाइजेशन अगर हमारे पास ट्रेनिंग सीक्वेंस नहीं है तो वी नीड एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन ताकि हम कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर सकें। वो जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है यानी कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लाइंड इक्वलाइजेशन, उसमें से एक है हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन एंड वेरिएंस, वी डोंट नीड देम, वी एक्चुअली नीड हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा साइक्लोस्टेशनरी
स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, साइक्लोस्टेशनरी प्रोसेस इटसेल्फ एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कुछ स्टेशनरी प्रोसेस इंटरलीव्ड होते हैं, ठीक है? तो अगर हम एक स्टेशनरी प्रोसेस की बात करें तो उसका कुछ अपने मीन वेरिएंसेस होंगे और इसी तरह से फिर हम अगले उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशनरी प्रोसेस उसके बिल्कुल साथ अटैच्ड होगा, उससे कुछ अपने मीन वेरिएंसेस होंगे एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू इंटरलीव्ड स्टेशनरी प्रोसेस हमें फिर एक ऐसा प्रोसेस मिले जिसकी जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या स्टैटिस्टिक्स हैं वो एन इंटर एन प्रीवियस क्या कहना चाहिए इंटरलीव्ड प्रोसेसेस उससे उस मतलब उसकी तरह की स्टैटिस्टिक्स हों। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू अ ड्राइंग। ये कुछ इंटरलीव्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है? और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस प्रोसेस की हम जब स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहे हो तो एन स्टेशन प्रोसेसेस पहले जो हमें मतलब एक प्रोसेस हम देख रहे थे तो इन दोनों की स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सेम हो, ठीक है? तो इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं दे आर कॉल्ड साइक्लोस्टेशनरी प्रोसेसेस और इस तरह की स्टैटिस्टिक्स हमें चाहिए होती हैं when we don't have training data for equalization, ठीक है? अच्छा जी। अब ये वाले जो दोनों प्रोसेसेस हैं ना ये बेसिकली अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शंस हम इस्तेमाल कर रहे हों तो उनसे हमें ये स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है? और हम लोगों ने चूँकि ओके, अब बात ये है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन लीनियर फंक्शंस ऑफ द रिसीव्ड या रिसीव डेटा या चैनल आउटपुट और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम उन कॉस्ट फंक्शंस के आउटपुट को इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इट इज़ एन अडॉप्टिव फ़िल्टर लेकिन अ नॉन लीनियर वन, ठीक है? उस नॉन लीनियर फंक्शन की वजह से वो जो कंटिन्यूस अपडेट ऑफ कोफिशिएंट्स हो रहा है इसकी वजह से ये ओवरऑल एक नॉन लीनियर अडॉप्टिव फ़िल्टर बनेगा और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत सारी जगहों पे HOS के नाम से मिलेंगे। तो HOS और साइक्लोस्टेशनरी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो कोई नॉन लीनियर फंक्शन के इस्तेमाल से हमें मिलते हैं। अच्छा जी। यूजुअली अगर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें ना तो थोड़ा सा उसका हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसमिटेड सिंबल कुछ एन के के तौर पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें और ये इनपुट है एक चैनल की और यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसीवर पे पहुँचने से पहले कुछ नॉइज़ भी ऐड हो गई और इसकी जो आउटपुट है लेट्स अज्यूम दैट वी कॉल इट एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर जो इक्वलाइज़र होगा आउटपुट होगी y ऑफ n, ठीक है? और यहाँ पर वो एक डिसीजन डिवाइस से पास आउट होगा, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली वो जो हम स्लाइसर की बात कर रहे थे और डिसीजन डिवाइस से पास आउट होने के बाद वो एस्टिमेटेड आउटपुट देगा दैट अकर्ड एंड नॉट टाइम इंस्टेंट्स अगो। अच्छा, अगर हमारे पास ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है एट रिसीवर, ठीक है? तो उस ये दैट वुड सर्व एज डी ऑफ एन और ये जो हमारे पास आउटपुट है ये इसके साथ कंपेयर होगी और इसकी जो आउटपुट है दैट वुड बेसिकली help us out in in maneuvering the coefficients of adaptive algo जो कि फिर इस इक्वलाइज़र को अपडेट करेंगे, ठीक है? तो अगर हमारे पास ट्रेनिंग सीक्वेंस नहीं है देन वी नीड टू फाइंड some function over here, some non-linear function which could be based upon y of n. Actually it would be based upon y of n, ठीक है? या x of n। और मतलब ट्रेनिंग सीक्वेंस की जगह फिर कोई और नॉन लीनियर फंक्शन लगेगा तो वो नॉन लीनियर फंक्शन विल बी यूज्ड
to maneuver this adaptive algorithm, which in turn will be used to update the coefficients of equalizer. ठीक है, अच्छा ये तो उसकी हो गई एक छोटी सी मतलब एक इंट्रो, एक अगर हमारे पास ट्रेनिंग सीक्वेंस हो तो ठीक है। और अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए थोड़ा इक्वेशंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो इक्वलाइज़र के कोफिशेंट्स हैं, यानी कि इसको मैं कहूँ, अगर मैं सी के साथ इक्वलाइज़र के कोफिशेंट्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड आई वांट टू डिटरमिन द न्यू वेट, तो आई कैन डिटरमिन इट इन दिस वे। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे जो मेरे पास एरर फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली आउटपुट ऑफ इक्वलाइजर। ठीक है, और इसको फिर हम लिख सकते हैं कम सी ओल्ड कह सकते हैं। ठीक है, सी ओल्ड और एक्स ऑफ एन की मल्टीप्लिकेशन जो है, ये कॉन्वोल्यूशन जो है वो वाई ऑफ एन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अच्छा, और अगर हमारे पास अगेन, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास एरर बहुत कम हो जाता है तो फिर हम इस ट्रेनिंग सीक्वेंस को स्विच ऑफ करके इस वाई ऑफ एन को ही बेसिकली यूज़ करेंगे टू रन द अडैप्टिव एल्गोरिथम। तो अगर ट्रेनिंग सीक्वेंस की प्रेजेंस में इस तरह से चलेगा और ट्रेनिंग सीक्वेंस अगर नहीं है तो वाई ऑफ एन वुड बी यूज टू मैनूवर अडैप्टिव एल्गोरिथम, जिस सूरत हाल में ये जो इक्वलाइज़र है ये डिसीजन मोड में काम करेगा। और अगर ट्रेनिंग डेटा ऑफ कोर्स बिल्कुल अवेलेबल ना हो तो हम फिर ब्लाइंड इक्वलाइजेशन करते हैं, जो कि हम इस वक्त देखने लगे हैं। अच्छा जी, ये जो ब्लाइंड इक्वलाइजेशन का टॉपिक है ना, मेरा हाल है कि अभी हम इसको इस लेक्चर में ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन स्टिल इट वुड लाइक टेक सम टाइम। तो इसको फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक के लिए फिर मतलब ये है कि हम लोगों ने जो अभी तक जो चीज़ देखी जिसके ऊपर हम इस लेक्चर को जिस नोट पे एंड करते हैं वो दैट इज़ कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग सीक्वेंस अवेलेबल हो तो वो इक्वलाइजेशन किस तरह की होती है और उसमें वेट्स अपडेट किस तरह से होते हैं। तो यहाँ से आगे हमने इस एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कि ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, इक्वलाइजेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।